हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल नीट गुरुकुल में। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, हाजिर हूं एक और अमेजिंग, एक और दमदार, एक और धमाकेदार सेशन के साथ, जिसमें अपकमिंग नीट एग्जाम के 12 मार्क्स हम पक्के करने वाले हैं। मतलब आज के सेशन को देख लिया, इस 1 घंटे सवा घंटे की सेशन को आज अगर आप देख लोगे तो आपको जो नीट का जो पेपर होने वाला है उसमें सीधे 12 मार्क्स अपनी मुट्ठी में जेब में भरकर लेकर जाओगे भाई। और ये मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि आज कुछ ऐसे दमदार टॉपिक में लेकर आया हूं जिसमें पिछले 10 साल का अगर नीट का पेपर एनालिसिस करें तो आज के टॉपिक्स में से सीधे तौर पर 12 मार्क्स आपके सीधे तौर पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। 3 क्वेश्चन जो कि आपके नीट में के पेपर में आते हैं, पिछले 10 सालों से आए। प्रोबेबली अब आपको इस साल जब आपको नीट देना है या अपकमिंग ईयर्स में जब आप नीट दोगे तो भी ये सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। 12 मार्क्स की तो मैं श्योर शॉट दे रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन कम भी हो जाएगा, लेकिन यह है कि 8 से 12 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए अगर तुमने सिर्फ इस वीडियो को देख डाला तो। और वो चैप्टर जिससे ये 12 मार्क्स सिक्योर होंगे उस चैप्टर का नाम है फेवरेट चैप्टर इन ऑर्गेनिक का, मोस्ट डोमिनेटिंग चैप्टर पूरी केमिस्ट्री के हिस्ट्री का कह लो, पूरी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में ला लो, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग। इतिहास भी इसको भाई मानता है, इतिहास भी इसके सामने बो डाउन करता है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ये चैप्टर अपन इसको आज देखने वाले हैं, इसके कुछ टॉपिक्स अपन आज समझने वाले हैं, और क्या नीट के क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टॉपिक पर, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नीट के पेपर में, उन क्वेश्चंस का आज चीरहरण करने वाले हैं भाई। आज बिल्कुल उनका पोस्टमार्टम हम कर देंगे और उन क्वेश्चंस को हम पूरी तरीके से एक्सपर्टीज और अपनी मास्टरी गेन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको टॉपिक कौन से तवज्जो देनी है और नीट के लिए कौन से टॉपिक्स पर हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के साथ। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के साथ, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन से क्या ज्योमेट्री या क्या स्ट्रक्चर हमें निकलकर मिलता है किसी मॉलिक्यूल का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि भैया किसी भी मॉलिक्यूल का क्या बॉन्ड एंगल है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो 2 बॉन्ड जोन में क्या बॉन्ड एंगल है, वो ये सारे सवाल, ये बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, ये सब आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। तो ये टॉपिक सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगा और यही आज का हमारा मेन टॉपिक होगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन 100% यहीं से आएगा या इसी से कनेक्टेड टॉपिक से आएगा। इससे कनेक्टेड टॉपिक बोले तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी कहते हैं। ये VSEPR थ्योरी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आज मैं जिक्र करूंगा। एंड थर्ड थिंग इज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इन तीनों में से, लेकिन अगर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मानूं तो बिल्कुल कह सकते हैं, एंड दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हालांकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ज्यादातर सवाल जेई मेंस में आते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन अगर मेरे को 3 टॉपिक पकड़ना पड़े तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेरा, जिसको हम MOT भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT नहीं तो तुम किसी को बुला लो MOT, फिर बोला अरे सर मैं तो MOT बोल रहा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। चले, तो अल्टीमेटली अपन ये 3 टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और इन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस भी देखेंगे कि नीट के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस इन टॉपिक से बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समझते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन को लेकर कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि सर सिर्फ थ्योरी अपन रट्टाफिकेशन वाली पढ़ ले, हम तो नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं बायो बैकग्राउंड से हैं, और हमेशा हम लोगों ने ना रट्टाफिकेशन को तवज्जो दी है। ये मिथ है भाई, ये पता नहीं कहां से चलन बन गया कि बायो है तो रटनी पड़ेगी, तो उसमें केमिस्ट्री भी फिर आप कभी रट लो। मेरी केमिस्ट्री मैंने कभी रट्टाफिकेशन पर नहीं छोड़ी बच्चों के लिए, मैंने हमेशा बच्चों को समझाने का प्रयास किया है, और यही हमें समझना है, हर एक टॉपिक हमें समझना है, हमें रटना कुछ नहीं है।
अब अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो क्या होता है भाई हाइब्रिडाइजेशन? कई लोगों के मन में अलग सवाल आ रहा होगा, सर हाइब्रिडाइजेशन वो जो हाइब्रिड हो जाती हैं चीजें, दो चीजों को जो कॉम्बिनेशन कर कंबाइन कर दो, दो चीजों का मिक्सचर कर दो, मतलब कुछ टूटा फूटा सा होगा। सही होगे सब लोग अपनी अपनी जगह पर, लेकिन कोई परफेक्ट डेफिनेशन या कोई परफेक्ट एग्जांपल मेरे को हाइब्रिडाइजेशन का शायद ना दे पाओ। अगर नहीं दे पाते हो तो फिर मेरी कहानी सुनो। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल फंडा एक ऐसा है कि मान लो कि दिवाली आने वाली थी, मान लो कि दिवाली आने वाली है और तुम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अपने बेडरूम को हम आज खुद पेंट करेंगे। मतलब इस दिवाली हम अपने बेडरूम को खुद से पेंट करेंगे। बेडरूम में नॉर्मली 4 दीवारें, एक नॉर्मल रूम में ले रहा हूं तुम्हारा, और तुमने कहा भाई इस दिवाली मैं इस बेडरूम को पेंट करूंगा। तो तुमने क्या करा? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ऑनलाइन गए, ऑनलाइन शॉपिंग वाले तो तुम लोग सब हो ही, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की साइट खोली और तुमने कहा यार मैं कुछ पेंट का कलर शेड्स देखकर, अच्छे कलर्स को देखकर और 3D उसकी मैपिंग समझकर ऑर्डर कर देता हूं। एंड यू हैव डिसाइडेड कि तुम रॉयल ब्लू कलर, शाही ब्लू कलर से तुम अपनी दीवारों को पेंट करोगे, रॉयल ब्लू कलर। और तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरी दीवारें इतने इतने स्क्वायर फीट की हैं, तो 4 दीवारों को पेंट करने में 4 लीटर का कलर लग जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल कहानी, एक हाइपोथेटिकल केस तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुमने अमेजॉन वालों को ऑर्डर दे दिया, शिपिंग विपिंग एड्रेस सब दे दिया, डिलीवरी उन्होंने बोला 5 दिन बाद आएगी, 7 दिन बाद दिवाली है, तुमने कहा 5 दिन बाद भी आ जाएगी, तो मैं 6ठे दिन उसको पेंट कर दूंगा और कोई बात नहीं है। 5 दिन बाद उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन हर बार की तरह जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट गलती करता है, उन्होंने आपको 3 लीटर, मतलब 1-1 लीटर के 4 डब्बे आने थे, तो 1-1 लीटर के 3 डब्बे तो रॉयल ब्लू कलर के भेज दिए, लेकिन एक डब्बा कोई अलग ही रंग का भेज दिया उनने। मान लो ब्लड रेड कलर का भेज दिया, खूनी लाल, जैसे जिस कलर की मैं अभी टी शर्ट पहना हूं वो खूनी लाल रंग का भेज दिया। अब वो ब्लड रेड कलर का उन्होंने भेज दिया। अब तुम एकदम चटक, मतलब तुमने बोला ये एकदम चटक लाल रंग कहां से आ गया भाई? हमने तो इतना अच्छा शेड सिलेक्ट किया था, इतना अच्छा शेड अपने लिए चयन किया था कि भाई रॉयल ब्लू से पेंट करेंगे। अब तुम सोच में पड़ गए कि यार क्या करें। तुमने उनको मेल किया, उनसे बात करी, उनकी कस्टमर केयर पर गए, तुम अमेजॉन फ्लिपकार्ट जहां से भी ऑर्डर किया, उन्होंने कहा ठीक है सर हम एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन एक्सचेंज करने के लिए हमारी 15 दिन की पॉलिसी है, 15 दिन लगेगा। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, 2 दिन बाद दिवाली है। अब तुम खूब सोच रहे हो कि क्या करें क्या करें। तो अब तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है? कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसी घटना हो कि तुम्हारे पास 3 एक कलर के पेंट हो और चौथा कोई दूसरा कलर का पेंट हो और तुम्हें चारों दीवारें पेंट करनी है, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? अगर कमेंट में मेरे को करोगे, जरूर रिप्लाई करोगे, तो मेरे रिस्पॉन्स भी मैं वहां पर बताऊंगा, ठीक है? लेकिन कमेंट में जरूर बताना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम एक काम करेंगे, 3 दीवारों को रॉयल ब्लू कर देंगे और चौथी दीवार को ब्लड रेड कर देंगे। मैं मानता हूं आजकल ऐसा ट्रेंड भी चल रहा है। आजकल मॉडर्न हाउसिंग के अगर आप आर्किटेक्ट डिजाइन समझोगे तो देखोगे कि 3 दीवारों पर एक सेम कलर होता है, चौथी दीवार पर एक कॉन्ट्रास्ट कलर होता है। ऐसा आजकल होने लगा है। लेकिन अगेन क्योंकि वो ब्लड रेड है तो वो दीवार अच्छी नहीं लगेगी जिस पर पूरा ब्लड रेड होगा। मतलब वो कॉन्ट्रास्टिंग शेड होना चाहिए, लेकिन एकदम चटक लाल तो नहीं होना चाहिए ना। खूनी दीवार दिखेगी, मतलब उसको देखकर ही डर लग रहा है फिर तुमको। तो फिर क्या लगेगा? कई बच्चे बोलेंगे सर हम एक काम करेंगे, 80% दीवार को रॉयल ब्लू से पोत देंगे और नीचे का जो 20% है उस पर ब्लड रेड कलर का पेंट कर देंगे। तो सॉल्यूशन अच्छा है, लेकिन स्कूल है क्या तुम्हारा? क्लासरूम्स है क्या तुम्हारी स्कूल की? क्योंकि स्कूल में जनरली ऐसा होता है कि ऊपर लाइट कलर होता है और नीचे, क्योंकि बच्चे गंदा करते हैं, टिफिन गिराते हैं, जूते लात मारते हैं, जूते के फुटप्रिंट छप जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे डार्क कलर करते हैं। वो स्कूल्स में अच्छा लगता है, तुम्हारे बेडरूम में ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे? अब जो कुछ बच्चे सोचते हैं, जो कि मैं भी सोचता हूं, हमारा सोल्यूशन अल्टीमेटली वही होगा। क्या होगा? हम एक बड़ा डब्बा लाएंगे और उस बड़े डब्बे में हम चारों कलर्स को मिक्स कर देंगे। यानी कि तीनों हमने रॉयल ब्लू कलर मिला दिए और चौथा हमने ब्लड रेड कलर भी मिला दिया। हमने ये चारों कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इन चारों कलर के मिक्सचर से एक नया तीसरा कलर कुछ बन गया होगा। ना तो वो रॉयल ब्लू रह गया,
ना वो ब्लड रेड रह गया, अब इनके मिश्रण से कोई नया कलर बन गया। लेकिन अच्छी बात यह कि अब 4 लीटर हमें वो कलर मिल गया और अब हम सारी दीवारों को वो एक यूनिफॉर्म कलर कह दे सकते। मतलब अब कोई दीवार हमारी तरफ खून भरी निगाहों से नहीं देखेगी कि यार सर उसको तो आपने रॉयल ब्लू दे दिया और मेरे को चटक लाल कर दिया, तो वो खूनी लाल रंग से नहीं देखेगी, क्योंकि अब चारों दीवारों को तुमने एक यूनिफॉर्म कलर, एक सेम कलर दिया है। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ये कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। जब आपके पास अलग अलग, जब आपने देखा भाई कि अलग 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 कलर्स के मेरे पास पेंट्स मौजूद थे और मैं इनको एक यूनिफॉर्म कलर देना चाहता था, तो मैंने क्या किया, आपने क्या किया, सभी कलर्स को इंटरमिक्स कर दिया और सभी कलर को एक सेम टेक्सचर, एक सेम अपीयरेंस आपने दे दिया ताकि वो एक यूनिफॉर्मिटी दिखाए। यही चीज अगर कलर के साथ ना होकर ऑर्बिटल्स के साथ हो जाए, कौन से ऑर्बिटल्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, कौन से ऑर्बिटल्स जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाता है, अरे भैया वही तुम्हारा s, वही तुम्हारा p, वही तुम्हारा d, वही तुम्हारा f। ये जो sp-df के सबशेल्स के अंदर जो px, py, pz, dxy, dyz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन्हीं ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर भी अलग अलग एनर्जी होती है। इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर भी अलग अलग एनर्जी होती है। और अगर तुम चाहते हो कि इन सारे ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी दे दी जाए, बोले तो सबको एक एनर्जी लेवल पर ला दिया जाए, तो इस बात को बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, फ्रॉम द ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी से आपको सारे ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना होगा। आपको सारे s को p के साथ, p को d के ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करना होगा। और इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम न्यू ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, उन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। और अब जो साइड एटम्स आएंगे उस पर ओवरलैप करने के लिए, क्यों आएंगे साइड एटम्स ओवरलैप करने के लिए? केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो साइड एटम्स आएंगे उसको ओवरलैप करने के लिए, वो किसी भी ऑर्बिटल से इस बात पे नहीं लड़ेंगे कि यार हमने ऑर्बिटल जिस ओवरलैपिंग की है, जिस ऑर्बिटल से, उसकी कम एनर्जी है और इसने जिससे ओवरलैपिंग करी उसकी ज्यादा एनर्जी है। नहीं भैया, अब सबकी एनर्जी सेम है। अब सबकी एनर्जी सेम है। जैसे मान लो NH3 है तो उसमें नाइट्रोजन बीच में, साइड से 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो तीनों हाइड्रोजन जो ओवरलैपिंग करेंगे नाइट्रोजन के ऑर्बिटल के साथ, वो ऑर्बिटल की एनर्जी तीनों के लिए सेम होगी। मतलब नाइट्रोजन 3 ऑर्बिटल जो ऑफर करेगा 3 नाइट्रोजन को ओवरलैपिंग करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वो सेम एनर्जी वाला ऑफर करेगा। अब तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन के पास तो सेम एनर्जी नहीं थी, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5 और 1s2, 2s2, 2p3। तो सर इसके तो p शेल में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अगर हैं, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन भैया अनपेयर्ड हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल्स को ऑफर करेगा शेयरिंग के लिए। किसको ऑफर करेगा? 3 हाइड्रोजन एटम्स को। किसको करेगा ऑफर? 3 हाइड्रोजन एटम्स को। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स को ये ऑफर करेगा। लेकिन ये 3 हाइड्रोजन एटम्स को जब ऑफर करेगा तो हाइड्रोजन एटम्स बोलेंगे भैया ये px, py, pz है। ठीक है, इनकी एनर्जीज कंपेरेबल है लेकिन एनर्जी सेम नहीं है। तो वो बोलेगा भाई साहब पहले इनकी एनर्जी सेम करो, और अगर हो सके तो s जो सेकेंड शेल में s है, क्योंकि वैलेंस में तो ये भी है, इसको भी हम ओवरलैपिंग करना चाहते हैं, तो हम इसकी भी एनर्जी सेम करना चाहते हैं। तो नाइट्रोजन इन 3 हाइड्रोजन के आने से पहले ही अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर लेगा, अपने ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्सिंग कर लेगा और सभी ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी पर लाने का कोशिश करेगा। और जब सेम एनर्जी पर आ जाएंगे तो हम इन्हें कहेंगे भैया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, और इस प्रोसेस को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो S इंटरमिक्स हो जाता है P के साथ, P मिक्स हो जाता है D के साथ। ये ऑर्बिटल्स, P मतलब P तो सब शेल है, px, py, pz जो उसके अंदर ऑर्बिटल्स है,
ठीक है, वो बोलने में p आएगा बट इट इज ऑलवेज px py एंड pz। सेम d ऑर्बिटल, d सबशेल है, d ऑर्बिटल्स dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर ऐसा होता है। तो ये आपस में क्या करेंगे भाई, ये आपस में इंटरमिक्स करते हैं। संपट पड़ रही है क्या बात? तो ये आपस में जब इंटरमिक्स करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन। अब ये तो हमारी थ्योरी पार्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन सर वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे कैसे, वो हाइब्रिडाइजेशन का फंडा आएगा कैसे, तो उसका मैं जिक्र कर देता हूं। अगर तुम्हें किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है तो सिर्फ दो मेथड्स है तुम्हारे पास जिससे तुम पता कर सकते हो। पहला मेथड, जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं और जितने भी लोन पेयर है सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को एसपीडी ऐसे ऑर्डर में स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, एस की, उससे ज्यादा किसकी होती है, पी की, उससे ज्यादा किसकी होती है, डी की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, एफ की। तो आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड्स पता, सिग्मा बॉन्ड्स पता है ना अपने को, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करें, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग कर लो। मतलब इन शॉर्ट सिंगल बॉन्ड्स की काउंटिंग कर लो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड तो है और डबल में है, तो डबल में एक सिग्मा एक पाई हो गया। तो सिग्मा हर जगह मौजूद है सिर्फ एक नंबर में, सिंगल में भी 1 है, डबल में भी 1 है और ट्रिपल में भी 1 है, क्योंकि ट्रिपल में एक सिग्मा है और दो फिर पाई हो जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स की एक काउंटिंग कर लो और काउंटिंग कर लो किसकी, लोन पेयर्स की। पेयर की काउंटिंग करना है, पेयर को एक मानना है। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, तो एक पेयर हो गया। उस तरीके से तुम हाइब्रिडाइजेशन दे दो। जैसे मैं NH3 की बात करूं तो NH3 में अगर हम इसको देखें तो NH3 में कितने बॉन्ड होंगे, एक H, 2H, 3H, 3 बॉन्ड, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर भी हो गया। तो कितने हो गए, 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, तो कितनी संख्या आ गई, 4, और 4 आ गई तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि एक आपने s को दे दिया बिकॉज इट हैज ओनली 1 ऑर्बिटल इन s सबशेल, p हैज 3 ऑर्बिटल्स इन इट्स सबशेल, px py pz, तो p3 चला जाएगा। d 5 तक जा सकता है, d 5 तक जा सकता है, लेकिन ये हो जाएगा sp3, तो इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड मेथड क्या है बच्चों, यहां पर जो सेकेंड मेथड है वो थोड़ा सा और कैलकुलेटिव बेस्ड है, कैलकुलेशन पर बेस्ड है। कैसा है, अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने हैं, यही ऑर्बिटल्स जो sp3 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर आपको निकालने हैं, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ मतलब ब्रैकेट आएगा पूरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मतलब जिसने न्योता दिया सारे साइड एटम्स को आने का कि आओ मेरे साथ ओवरलैपिंग करो, आओ मेरे ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करो, मैं अपने सारे ऑर्बिटल्स को डीजेनरेटेड बना देता हूं, मैं अपने सारे ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी पर ले आता हूं। तो जो ये इनविटेशन दे रहा है, मतलब आज रात जिसके घर में पार्टी है वो सेंट्रल एटम हो गया, और बाकी लोग जो आएंगे उसके पास ओवरलैपिंग करने वो पार्टी लेने वाले लोग हो गए, जो खाने आ रहे हैं उसके पास एंजॉय करने आ रहे हैं। संपट पड़ गई क्या बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेंट्रल एटम के निकालने, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स हैविंग मोनोवैलेंसी, मतलब आपको साइड एटम्स जोड़ने, ठीक है, साइड एटम्स आपको ऐड करने, और चार्जेस को प्लस और माइनस करना है। अगर कैटायन है तो माइनस करोगे, अगर एनायन है तो प्लस करोगे। इससे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे अभी ये मैं और क्लियर कर देता हूं, अभी ये कैसे मिलने वाले ये मैं और क्लियर कर देता हूं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखो, VE is total number of valence electrons in the central atom, total number of valence electrons in the central atom. SA is total number of monovalent side atoms, and C is equal to charge. चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो माइनस कर देना उतनी वैल्यू, उल्टा होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देना, और अगर माइनस एनाइनिक चार्ज है तो प्लस कर देना। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लो, इसका भी एक एग्जांपल देख लो। मान लो मेरे पास है IF7,
तो पहले तो मैं तुमको बता दूं, इसके पास आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, IF7 में आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन फैमिली का है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसके पास 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे और नो लोन पेयर। इट विल हैव 7 सिग्मा बॉन्ड्स विथ नो लोन पेयर। और भैया अगर 7 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर 7 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो इसका मतलब है S 3p को और 3d को sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। ये पहली मेथड से था, सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग से, क्योंकि 7 बॉन्ड बना रहा है वो, फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा आयोडीन। दूसरा मेथड, अगर यही चीज में, ये फर्स्ट मेथड थी, सेकेंड मेथड से कैलकुलेट करूं तो पहले मैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेशन से निकालता हूं, फॉर्मूले से निकालता हूं। फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास प्लस मोनोवेलेंट साइड एटम्स और प्लस माइनस चार्ज करके, तो 1/2 सेंट्रल एटम कौन है इसमें, आयोडीन, जिसके घर में पार्टी है, जिसने फ्लोरीन 7 फ्लोरीन को घर में इनविटेशन दिया है। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 7, हेलोजन है तो, प्लस साइड एटम्स कितने हो गए, साइड एटम्स इज 7, साइड एटम्स इज 7, प्लस माइनस देयर इज नो चार्ज, IF7 पर कोई चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस 0 कर दो, 7 + 7 इज 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 7 सिग्मा बॉन्ड 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, यहां से भी फॉर्मूले से 7 आ रहा है, और 7 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी एक S को 3p को और 3d को, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d3। दिस विल बी योर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। संपट पड़ गई क्या मेरी बात? कमेंट में जरूर लिखकर बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट में जरूर लिखकर बताएंगे कि चीजें अपने को क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये एग्जांपल था हाइब्रिडाइजेशन का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्लियर हो गया? चले, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप आगे चलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन का सबसे अच्छा यूज क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का सबसे अच्छा यूज है कि आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में उसे एग्जीक्यूट करके, हाइब्रिडाइजेशन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में एग्जीक्यूट करके आप स्ट्रक्चर्स बता सकते हो मॉलिक्यूल्स का, एंड कॉन्सिक्वेंटली आपको बॉन्ड एंगल्स पता चल सकते हैं मॉलिक्यूल्स के, कि कितना बॉन्ड एंगल उनमें है और क्या शेप, क्या ज्योमेट्री वो रखते हैं। तो शेप, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कह लो, वो आपको इससे पता चलता है। क्लियर हो गया? हां, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री इज अ बिग क्लास विच कंटेन्स सो मेनी शेप्स। तो ज्योमेट्री और शेप में अंतर होता है बहुत। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, पैरेललोग्राम इज अ ज्योमेट्री। अगर मैं इसको मैथ्स से रिलेट करूं, ये तो मैथमेटिकल है भाई, स्ट्रक्चर्स, शेप्स, ये सब मैथमेटिक्स है। अगर मैं मैथमेटिकल वे में बात करूं तो पैरेललोग्राम इज अ ज्योमेट्री, पैरेललोग्राम इज अ ज्योमेट्री। अब पैरेललोग्राम इज अ ज्योमेट्री तो मतलब इसके अंदर वो सारे शेप आ सकते हैं जिनके पास पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी हो। पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी बोले तो जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो। तो रेक्टेंगल शेप हो गया जो पैरेललोग्राम ज्योमेट्री को फॉलो करता है, स्क्वायर शेप हो गया जो पैरेललोग्राम ज्योमेट्री को फॉलो करता है, रोम्बस आपका एक शेप हो गया जो अगेन पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री को फॉलो करता है। तो ये सब शेप हो गए और इनकी बड़ी ज्योमेट्री कौन हो गई? पैरेललोग्राम। तो यही अंतर है ज्योमेट्री और शेप में, ज्योमेट्री और शेप में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो और ये हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू से मतलब ये VSEPR थ्योरी पूरे तरीके से, और VSEPR थ्योरी में हमेशा याद रखना कि यहां पर कुछ बॉन्ड्स के बीच में, कुछ लोन पेयर्स के बीच में और कुछ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का आपस में रिपल्शन होता है, जिसके कारण वो एक स्पेसिफिक और एक ओरिएंटेशन बॉन्ड एंगल पर अलाइन हो जाते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं या जो लोन पेयर्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो बॉन्ड्स एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पर अलाइन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है
क्योंकि ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर एंगल पर होगी और वो एंगल डिसाइड होता है VSEPR थ्योरी से। उन रिपल्शंस को, जितने भी रिपल्शंस होते हैं उन सबको आप क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, उन सभी आप जो रिपल्शंस होते हैं उनको एक साथ लेकर चलते हो और एक साथ लेकर चलने के बाद आप ये रिजल्ट निकालते हो कि यार इसका ये बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चर्चा कर लेते हैं कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। मतलब अगर आपके पास दो लोन पेयर हैं तो आप क्या करोगे, वो लोन पेयर रिपल्शन को सबसे कम करने की कोशिश करोगे। भले उसके लिए आपको बॉन्ड बहुत दूर ले जाना पड़े, आप ले जाओ, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और इसी के कारण इसी को प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल निकलकर आता है। दैट इज लोन पेयर रिपल्शन। भैया उससे कमजोर कौन होता है, उससे कमजोर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हालांकि ये भी स्ट्रांग होता है, इसको भी आप तवज्जो दोगे, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लोन पेयर सबसे स्ट्रांगेस्ट है। फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो सेकंड नंबर पर आपको इसको प्रायोरिटी देना है, ये सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दोगे। एंड देन वी हैव लीस्ट रिपल्शन, जिसमें होता है वो होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये लीस्ट रिपल्सिव फोर्स होता है। तो लास्ट में आप इसको प्रायोरिटी दोगे और इन तीनों के हिसाब से, बल्कि इन तीनों के ऑर्डर के हिसाब से आप क्या करोगे, बॉन्ड एंगल्स को डिफाइन करोगे। सो दैट दीज थिंग्स विल डिफाइन द बॉन्ड एंगल। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज लोन पेयर को LP रिपल्शन लिखेंगे, then we have BP stand for bond pair and the least one is bond pair repulsion। ये आपका एक ट्रेंड होता है जो VSEPR थ्योरी कहती है। और इन्हीं रिपल्शंस को हमें कम से कम करना है, क्योंकि अगर रिपल्शन मॉलिक्यूल में कम से कम होंगे तो उसकी एनर्जी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो उसकी एनर्जी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपको देखने को मिलती है। डन, क्लियर। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी है। अब बस हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है, इन रिपल्शंस को इनकॉर्पोरेट करना है, इन रिपल्शंस को उसमें शामिल करना है और उसके बाद हमें बॉन्ड एंगल्स और शेप और ज्योमेट्री बतानी है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, जितने लोगों को कहानी क्लियर हो गई वो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत शानदार। अब समझेंगे यहां पर, सो वी हैव नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जैसे दो हैं, तो अगर आपके पास सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं बता देता हूं आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp होगा। और sp मतलब दो ही ऑर्बिटल्स हैं जिन पर बॉन्ड बनेगा, तो क्योंकि दो ऑर्बिटल्स में ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉन्ड बनाए दूसरा ना बनाए, ऐसा नहीं होगा कि एक बॉन्ड बनाएगा दूसरा नहीं बनाएगा। अगर एक ही बॉन्ड बनेगा तो फिर बॉन्ड एंगल कैसे आएगा, बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, तो मिनिमम दो बॉन्ड होने चाहिए। और यहां अगर दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो दो ही बॉन्ड बनेंगे, और दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन कम होने का एक ही तरीका है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दोनों को रख दो, यानी कि दोनों का जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए बिल्कुल रिपल्सिव वे में, तब जाकर ये रिपल्शन सबसे कम होगा। सर 270 कर दे, तो यहां से तुम 270 कर दोगे, लेकिन नीचे से तो वो पास आ जाएंगे ना, इसलिए तुम्हें मैक्सिमम रिपल्शन 180 पे मिलेगा, बैलेंस रिपल्शन। तो वहां पर ज्योमेट्री, जो स्ट्रक्चर शेप आएगा वो लीनियर होगा, और जो एग्जाम्पल इसका हो सकता है वो CO2 हो सकता है, और यहां पर आप देखना बॉन्ड एंगल जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। यहां जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा, सो दैट इज 180 डिग्री। इन द सेम वे अगर हमारे पास तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं जिनमें से एक भी लोन पेयर नहीं है, इट मींस तीनों के तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, तो तीन बॉन्ड एक पूरी 3D प्लेन में कैसे अरेंज होगा, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तीनों मिलकर 360 हो गए ना, तो ये 120 डिग्री होगा। और 120 डिग्री पर जो शेप बनेगा या जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में। तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर।
ये तीनों आपके एक प्लेन में, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। इसका एग्जांपल आप BCl3 कह सकते हो या आप NO3 कह सकते हो। ये आपके एक प्लेन में आ गए ट्राइगोनल प्लेनर। एंड हियर द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। हियर द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। लेकिन अगर मान लो इसी केस में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो गया, तो मतलब कहने को तो आपके वैसे देखा जाए तो तीनों ही क्या कर रहे हैं, तीनों सिग्मा है, लेकिन एक्चुअल में 2 बॉन्ड बना रहा है और 1 लोन पेयर बन रहा है। एक लोन पेयर बन रहा है, एक ऑर्बिटल में आपका सिर्फ लोन पेयर रह गया और 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बेंट शेप देखोगे। इसमें आप देखोगे बेंट शेप और एंगुलर शेप, और एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से कम हो जाएगा। एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री। ये बेंट शेप, मान लो ए सेंट्रल एटम है तो इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, बेंड जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री होता, क्योंकि 2 बॉन्ड हमेशा 180 बनाते हैं, लेकिन ऊपर लोन पेयर आ गया। पहले वाले केस में ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ 2 बॉन्ड्स थे, तो 2 बॉन्ड्स थे तो वो सीधे 180 डिग्री। लेकिन अब अगर ऊपर से लोन पेयर आ गया तो ये 2 बॉन्ड को रिपल्शन महसूस होगा। किससे? लोन पेयर से। सर लेकिन बॉन्ड फिर उसकी वजह से पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड और बॉन्ड में रिपल्शन नहीं होगा? होगा, लेकिन हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन को पहले काउंटर करना है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है। ये समझ गए? ऊपर जो लोन पेयर है वो इन 2 बॉन्ड्स को क्या करेगा? रिपल्शन देगा, तो जिससे ये बॉन्ड पास आ जाएंगे, जो हमें करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड दोनों पास आ गए। दिस इज लेस देन 180 डिग्री। एग्जांपल कैन बी SnCl2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। देन वी हैव हाइब्रिडाइजेशन विथ 4 मतलब sp3। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो बेसिकली sp2 थी। अब 4 आ गए, चारों बॉन्ड है तो sp3। अब कई लोग बोलेंगे सर 4 है तो एक प्लेन में, जैसे आपने 3 को 120 120 120 बोला था, तो 4 को 90 90 90 90 भी तो बोल सकते हो। 90 नहीं होगा 4 में। सुनो, 3 तो 120 है, चौथे को तुम परपेंडिकुलर प्लेन से ले आओ। चौथे को तुम ऐसे, समझ गए, परपेंडिकुलर प्लेन से ले आओ, तो ये 3 तो कितने हो गए? 120, और ये चौथा 90। ये चौथा 90 है तो ये क्या करेगा? इन बॉन्ड्स, मान लो चौथा 90 ऐसे आया तो इन बॉन्ड्स को भी पीछे कर देगा। समझ में आ रहा है? और ये ऐसा बन जाएगा कुछ। दिस विल गिव यू टेट्राहेड्रल। और अब बॉन्ड एंगल 90 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा, इनके बीच में कहीं लाई करेगा, और लाई करेगा 109 डिग्री 28 मिनट पे, 109.4 डिग्री पे। तो इसको अपन बोलेंगे टेट्राहेड्रल। मीथेन के पास ये होता है, अमोनियम आयन के पास ये होता है। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और चारों बॉन्ड बना रहे हैं। अभी ये चारों ने बॉन्ड बनाया, ये 3 120 पर बना रहे हैं और चौथा दूसरी प्लेन से आ गया, आया 90 पर, लेकिन 90 पर रहेगा नहीं, 90 से बॉन्ड को थोड़ा पीछे कर देगा, 3D बन जाएगा। अभी तक एक प्लेन में था, अब 3 डायमेंशन हो गया, अब तीसरी प्लेन में भी आ गया, और प्लेन में आ गया तो फिर ये 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे पार्ट का, इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अब आपके पास क्या है भाई? अब आपके पास वापस से ही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहे हैं और 1 लोन पेयर बना रहे हैं। 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो अब लोन पेयर की वजह से क्या होगा? ये जो 3 109 डिग्री एंगल पर थे बॉन्ड एंगल, मतलब आपस में, वो और पास आएंगे, क्योंकि अब जो प्लेन में आया है वो बॉन्ड नहीं आया है, ऑपोजिट प्लेन से जो आया है वो बॉन्ड नहीं आया है, वो एक लोन पेयर आया है। और अगर वो लोन पेयर है तो फिर ये एंगल थोड़े और सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर के आने से। लोन पेयर जब भी आता है भाई रिपल्शन लेकर आता है, तो वो रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ जाएगा तो इट विल बिकम ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। और देखो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम हो गए। जैसे अमोनिया में पता है कितना होता है? 107 डिग्री, 107 डिग्री। अमोनिया में 107 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनिया इसका एग्जांपल हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बॉन्ड बन गए और 2 लोन पेयर हो गए। बिल्कुल हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे?
फिर दो बॉन्ड हैं तो वो तुमको लगेगा 180 डिग्री पर है, 180 पर नहीं होंगे, क्योंकि दो लोन पेयर भी हैं और लोन पेयर दो हैं तो उनमें रिपल्शन बहुत अच्छा होगा। वो जो दो लोन पेयर है उनमें रिपल्शन बहुत अच्छा होगा, तो फिर दो बॉन्ड्स और पास आएंगे 107 से। मतलब सर 107 से भी कम हो जाएगा, हाँ 104 के आसपास हो जाएगा भाई। वाटर इसका एग्जांपल होगा बेसिकली, वाटर इसका एग्जांपल होगा बेसिकली H2O, क्योंकि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसमें क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे और दो बॉन्ड पेयर होंगे। इवन BCl3 भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, बट BCl3 में 3 और 1 होंगे, सो दिस इज इनकरेक्ट। आपको यहां पर लिखना है कौन सा, H2O। ये तो पुराना वाला है, ये नहीं होगा, H2O होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज H2O, H2O। H2O, दिस इज H2O, ये H2O इसका एग्जांपल होगा। तो H2O का जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री के आसपास होता है। देन वी हैव वन बॉन्ड पेयर एंड थ्री लोन पेयर्स, ऐसा भी हो सकता है, देयर इज वन बॉन्ड एंड थ्री लोन पेयर्स, तो उसमें एक ही बॉन्ड होगा तो इट विल बी लीनियर, और इसका एग्जांपल होगा ClO- आयन। ये रेयर होता है, लेकिन इसमें एक ही बॉन्ड बन रहा है, और एक ही बॉन्ड बन रहा है तो देयर कैन नॉट बी एनी बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम दो बॉन्ड होने चाहिए। देन वी हैव 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए तो द ज्योमेट्री विल बी sp3d। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सो द ज्योमेट्री विल बी sp3d, sp3d होंगे, और sp3d के हिसाब से पांचों बॉन्ड होंगे। तो देखो अब 5 बॉन्ड कैसे होंगे, 3 120 पर, ये चौथा आया एक प्लेन से, जिसके कारण ये नीचे श्रिंक हो गए थे, दब गए थे। अब पांचवा इधर से आएगा जिससे ये वापस उड़ जाएंगे, ये जो श्रिंक हो गए थे ये वापस उड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपके 5, ये चौथा और ये पांचवा, मतलब 3 एंगल हो गए कौन से, 120 पर, और ये 2 एंगल हो गए 90 पर। सो देयर विल बी 2 एंगल्स, 120 पर एक होंगे जो उसी इक्वेटर पर होंगे, और 2 होंगे एक्सिस पर जो कि 90 डिग्री पर होंगे। तो यहां पर आपको 2 एंगल मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे 120 के, और ये जो मिलेगा इसका, ये मिलेगा 90 पर, ये 90 पर। तो यहां पर PCl5 जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आपको ये देखने को मिलता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर आगे कहानी करेंगे। सभी हाइब्रिडाइजेशन के केस अपन बच्चों डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, सभी केस डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। नाउ sp3d 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही 4 बॉन्ड बनाए, अगर एक लोन पेयर आए तो वो एक लोन पेयर जो होगा वो आपका हमेशा याद रखना, वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो 120 डिग्री पर है और एक्सियल 90 डिग्री पर है। तुम्हें लोन पेयर से डर है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन देगा, तो लोन पेयर को वहां रखोगे जहां पर 120 की दूरियां हैं, तो 120 डिग्री की दूरी तो इक्वेटर पर है, तो वो इक्वेटोरियल पे बनेगा। SF4 इसका एग्जांपल होगा। शेप की बात करें तो पिछला वाला जो शेप था वो था पेंटागोनल बाय ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्यों ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि भैया ये एक ट्राइंगल बनाएगा, देखेंगे ये क्या करेगा, एक ट्राइंगल बनाएगा, ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड बनेगा, और इसी ट्राइंगल के नीचे एक पिरामिड बनेगा, ये एक नीचे बन गया। तो ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड, नीचे पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ये शेप था, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल था। यहां पर जो शेप था वो पिरामिडल हो गया था, उससे पहले टेट्राहेड्रल था। टेट्राहेड्रल क्यों होता, क्योंकि 4 फेसेस होते हैं जिसके उसको टेट्राहेड्रल कहेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपके पास एक सीसॉ शेप होगा, क्योंकि यहां पर तो कौन हो गया, लोन पेयर, और यहां लोन पेयर हो गया, तो देखो ये सीसॉ बन गया कुछ ऐसा, ये लोन पेयर हो गया। तो यहां पर एक आदमी बैठा दो, यहां एक आदमी बैठा दो, तो ये नीचे झूला झूलते रहेंगे, नीचे ऊपर वाला, देखा है ना पार्क में होता है सीसॉ वाला, इसलिए इसका नाम, शेप का नाम भी सीसॉ है, और SF4 इसकी ज्योमेट्री है। सो ज्योमेट्री विल बी SF, जो SF4 है वो इसका एग्जांपल है, सॉरी, तो SF4 विल बी एग्जांपल, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। देन वी हैव 5 जिसमें 3 लोन पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर।
अब अगर दो लोन पेयर हैं तो वो दोनों को भी आप इक्वेटर पे रखोगे, ये इक्वेटर पे रखोगे, दोनों को आपने इक्वेटर पे रखा 120 120 पे। अब इसका जो शेप होगा वो होगा टी शेप। क्यों? क्योंकि अब ऐसा है और एक ऐसा रह गया, और यहां एक लोन पेयर है, यहां एक लोन पेयर है। लोन पेयर कभी शेप नहीं बताते, शेप हमेशा बॉन्ड बताएगा। तो लोन पेयर को आप शेप में कभी कंसीडर मत करना, कभी आप कंसीडर मत करना। तो ये हो गया आपका एक टी शेप। देखो ये टी बन रहा है, ये और ये टी बन गया, ये टी बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एज टी शेप। और इसमें थोड़े से जो बॉन्ड है वो 180 डिग्री से कम रहते हैं, ये वाले जो बॉन्ड है ये 180 डिग्री से कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से बेंट हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज टी शेप्ड। एग्जांपल कौन हो गया? ClF3 और BrF3। सेम अगर दो लोन पे दो बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर हो गए, तो 2 बॉन्ड्स और 3 लोन पेयर, तो अब मेरी बात समझना, तीनों लोन पेयर्स को तुम इक्वेटर पोजीशन दे देना, दोनों बॉन्ड्स को आप एक्सियल दे देना, तो इनके बीच का एंगल परफेक्टली 180 डिग्री होगा। क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन से ये इन दोनों की वजह से यहां दबने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां भी चूंकि एक लोन पेयर है तो ये वापस से सीधे हो जाएंगे। मतलब पहले ऊपर 2 लोन पेयर से नीचे दबे, लेकिन नीचे एक लोन पेयर परपेंडिकुलर बैठा था तो ये वापस ऊपर हो गए। तो टोटल एंगल जो आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, दैट इज 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा दोनों के बीच में। तो ये एंगल आपको मिलेगा 180 डिग्री का इनके बीच में। तो दिस यू कैन सी इन ICL2, XCF2, I3, इन सब में ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ऑलवेज बी 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ऑलवेज बी 5। नाउ इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 6, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब sp3d2 में 6 के 6 क्या होंगे? अगर बॉन्ड होंगे तो बीच में ये बनाएंगे एक स्क्वायर, और स्क्वायर के एक प्लेन से आएगा एक परपेंडिकुलर बॉन्ड और दूसरी प्लेन से आएगा दूसरा परपेंडिकुलर बॉन्ड। बीच में स्क्वायर, ऊपर वाले बॉन्ड से एक प्लेन से एक पिरामिड बनेगा और पीछे वाले बॉन्ड से एक पीछे पिरामिड बनेगा। मतलब एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, इसको बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्योंकि 2 पिरामिड होंगे ना भाई, और 2 पिरामिड होंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, तो दिस विल बी योर स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया। तो ये ऊपर और नीचे पिरामिड देंगे, ये वाला बीच में देखो स्क्वायर, और देखो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, ये देखो ये एक पिरामिड, और नीचे एक पिरामिड, ये देखो नीचे का पिरामिड, ये देखो नीचे का पिरामिड। 2 पिरामिड हो गए, और 2 पिरामिड मतलब ऊपर 4 चेहरे नीचे 4 चेहरे, तो 8 चेहरे। इसलिए इसको कई बार ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसको हम कई बार ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं। सो दैट बिकम्स द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये चीज होगी। और SF6 इसका एग्जांपल है। इसमें कोई बॉन्ड एंगल पूछे सभी 90 डिग्री है भाई, क्योंकि 4 स्क्वायर बना रहे हैं बीच में तो वो 90 डिग्री, और 5वां और 6ठा अपोजिट प्लेन से आ रहा है तो वो तो है ही 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन से आ रहा है। तो इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। इसमें यह हो सकता है कि 5 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर बनाए, तो 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो वो लोन पेयर को आप दे देना कहां? एक्सियल पोजीशन। इस बार इक्वेटर मत देना। पिछली बार इक्वेटर क्यों दिया था? वो 3 थे क्योंकि 120 पर थे, तो वहां लोन पेयर रखने से कम खतरा था। लेकिन इस बार अगर सेम प्लेन पर हैं तो 90 हैं स्क्वायर में, और पिरामिड भी 90 पे बन रहा है, तो इट्स बेटर कि तुम लोन पेयर को परपेंडिकुलर प्लेन में रखो। प्लेन बदल दो, प्लेन बदलने से रिपल्शन कम होगा, क्योंकि इधर केस में एंगल तो सब जगह 90 है, तो कहीं भी जाओगे 90 के एंगल पे ही रख पाओगे लोन पेयर को। लेकिन एटलीस्ट तुम बेस्ट ये कर सकते हो कि तुम प्लेन बदल के रख सकते हो। तो तुमने प्लेन बदल दी और प्लेन रख दी एक्सियल, तो ये एक्सियल प्लेन हो गई। अब सिर्फ ऊपर पिरामिड बनेगा, नीचे क्योंकि लोन पेयर है, बॉन्ड नहीं है। और स्ट्रक्चर जो शेप होगा बेसिकली, वो शेप किससे आता है? वो शेप बॉन्ड से आता है। तो शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन मैं ज्योमेट्री बता दूं, ज्योमेट्री अभी भी लोन पेयर कंसीडर करती है, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो ढंग से पढ़ते नहीं है। वो लिखा रहता है वहां ज्योमेट्री, वो शेप समझ लेते हैं, यहां लिखा रहेगा शेप तो ज्योमेट्री मान लेंगे। दोनों में अंतर है। अगर मैं इसकी बात करूं, ज्योमेट्री लोन पेयर कंसीडर करती है, शेप लोन पेयर कंसीडर नहीं करता।
अगर मैं शेप के हिसाब से चलूं तो लोन पेयर मत मानो, तो फिर ये बोलेगा भाई बीच में एक स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, इसकी शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल, जो कि लिखा भी है मैंने स्क्वायर पिरामिडल क्योंकि मैं शेप लेकर चल रहा हूं। कोई मुझसे इसकी ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री में मुझे लोन पेयर मानना पड़ेगा क्योंकि ज्योमेट्री आती है ये हाइब्रिडाइजेशन से, sp3d2, भले इसमें कितने भी वैल्यूज चेंज हो जाए, sp3d2 अगर है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हैं, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ज्योमेट्री फिक्स है, फिर चाहे उसमें 2 बॉन्ड बनाए, 3 लोन पेयर बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, 2 लोन पेयर बनाए, 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड 0 लोन पेयर, कुछ भी हो ज्योमेट्री एक ही रहेगी। और ज्योमेट्री क्या रहेगी, नीचे के लोन पेयर को भी कंसीडर करेगी, तो ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये मैं अलग से बना रहा हूं, अलग कलर का क्यों बनाया, क्योंकि मैं इसको ज्योमेट्री के लिए बनाया, सो दैट बिकम्स स्क्वायर बाय पिरामिडल, तो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया। IF3 में वो देख सकते हो, और ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स में आप ये देख सकते हो। ये हो गया इसका 6 वाले का भी, इसमें और 4 और 2 का केस बचा, उस पर आते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे सब भाई, और कमेंट जरूर करेंगे वीडियो रोक के या वीडियो पूरा देखने के बाद, कैसा लगा सेशन, कैसा समझ में आया, कहां डाउट गया, टाइमलाइन के साथ, और मुझे बच्चों बताते हुए चलेंगे। नाउ वी हैव 4 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर, चारों बॉन्ड और 2 लोन पेयर, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, बीच का एक स्क्वायर छोड़ देना, उड़ा देना ऊपर का पिरामिड, नीचे का भी पिरामिड, नीचे का तो तुम पहले ही उड़ा चुके थे पिछले वाले केस में, ऊपर का भी उड़ा दो, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर रह गया, एक प्लेन में एक स्क्वायर बन के रह गया। सो दिस इज सिंपल योर स्क्वायर प्लेनर। XCF4 ICL4 इसका एग्जांपल है। बॉन्ड एंगल बड़ा सिंपल है, 90 डिग्री है, बॉन्ड एंगल सब सिंपल है, बड़ा 90 डिग्री है, स्क्वायर प्लेनर, ये सब आपका एक प्लेन में। हां, अगर कोई ज्योमेट्री पूछे, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्योंकि ज्योमेट्री बोलती है मेरे लिए तो ऊपर भी बॉन्ड है नीचे भी बॉन्ड है, तो दैट विल बिकम स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, देन 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp3d3। 7 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो फॉर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d3, तो ये sp3d3 आएगी, और अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बीच में बनाएंगे एक पेंटागन, 5-5-5 72 डिग्री एंगल का, 360 को 5 से डिवाइड करो, 72 डिग्री पर 5 लाइनें खींच दो, और ऊपर से एक पिरामिड, एक बॉन्ड 6, और नीचे से एक पिरामिड 7, हो गए 7 बॉन्ड। तो यहां हो गए 2 बॉन्ड एंगल, एक 72 और परपेंडिकुलर प्लेन से 90-90, तो ये हो जाएगा IF7 का केस, एंड द ज्योमेट्री और शेप विल बी नोन एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री और शेप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है। याद रखना, अगर लोन पेयर नहीं है, एक भी नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप एक ही होंगे। अगर लोन पेयर एक भी आ गया तो ज्योमेट्री भी अलग होगी, शेप अलग, मतलब शेप ज्योमेट्री की एक क्लास है, तो वो ज्योमेट्री तो एक लेकर चलेगी, उसमें अलग अलग शेप्स बन जाएंगे, बट वो तब जब लोन पेयर आ जाए, इसमें तो लोन पेयर नहीं है ना, तो दिस इज सिंपल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। देन अगर मान लो 6 बॉन्ड और एक लोन पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3d3 है, क्योंकि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, लेकिन उनमें से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया और एक ने लोन पेयर रखने का डिसाइड किया, तो वो एक लोन पेयर रखेगा, तो इट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब यहां पर क्या बनेगा, 4 बनेगा, ये 5वां बनने की लोन पेयर रखेगा इक्वेटोरियल पे, और ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर नीचे इसमें बॉन्ड होगा, तो यहां जो लोन पेयर रखा है ना वो रिपल्शन करेगा, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, लेकिन टूटा फूटा बनेगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया वो, तो टेढ़ा मेढ़ा ऑक्टाहेड्रल कह लो या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह लो। इन द सेम वे अगर 5 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो बीच में बस एक पेंटागन बना देना, XCF5 इसका एग्जांपल होगा, बीच में एक पेंटागन बना देना और ऊपर और नीचे लोन पेयर दे देना, तो बीच में अगर एक पेंटागन बन रहा है तो एक प्लेन पे बन रहा है, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेंटागोनल प्लेनर, दिस इज व्हाई इट इज नोन एज पेंटागोनल प्लेनर, तो ये पेंटागोनल प्लेनर होगा। तो भैया ये हमने पूरे पढ़े हैं सभी हाइब्रिडाइजेशन के केसेस, यही हमने सारी चीजें पढ़ी हैं हाइब्रिडाइजेशन केसेस।
क्वेश्चन कैसे आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ और टॉपिक्स अभी और देखते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ सो वीएसईपीआर के कुछ कंक्लूजन्स। अगर पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स देखना है कि लोन पेयर कहां रखें, मल्टीपल बॉन्ड्स कहां रखें, तो एसपी, sp2, sp3 में तो कहीं भी रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। sp3d में अगर लोन पेयर आ गया या मल्टीपल बॉन्ड अगर लोन पेयर आ गया मेजरली, तो वो इक्वेटोरियल पर आएगा। मैंने कहा था 120 डिग्री एंगल है तो इक्वेटोरियल पर आएगा। अगर sp3d2 है तो फिर वो एक्सियल पर आएगा सबसे पहले, ऊपर और नीचे, क्योंकि अब वहां तो 90 90 90 हो गया, ऊपर प्लेन बदल दी तो वो भी 90 है, तो वहां पर आएगा 90। और sp3d3 हो गया तो इट विल बी लोन पेयर अगर 1 है तो इक्वेटोरियल पे डालना, लेकिन अगर 2 लोन पेयर हैं तो एक्सियल पे डालना, जैसा हमने लास्ट के केस में किया था। ये देखो sp3d3 में एक लोन पेयर था तो वो लोन पेयर हमने इक्वेटोरियल पे रखा, लेकिन जब उसी में 2 लोन पेयर आ गए तो वो 2 लोन पेयर हमने एक्सिस पे रखे, यहां परपेंडिकुलर प्लेन पे, ऊपर और नीचे। उस प्लेन पे नहीं रखा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पे रखा। तो 2 आ गए तो परपेंडिकुलर प्लेन, बोले तो एक्सियल पे, और एक रहा तो उसी प्लेन पर, बोले तो इक्वेटोरियल प्लेन पर, वहीं पर। ठीक है, तो ये कुछ मेमोराइजिंग टिप्स हैं आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके, नाउ अब बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, जिसमें यह पूछा जाता है कि भाई किस मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी होगी या किस मॉलिक्यूल में लीस्ट एनर्जी होगी, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। जिसके पास कम एनर्जी होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जिसमें बहुत एनर्जी है या किसी के एटम जिसमें बहुत एनर्जी है तो 100% वो कम स्टेबल होते, वो कम स्टेबल होते, क्योंकि एनर्जेटिक वाले अनस्टेबल माने जाते हैं। जैसे मान लो तुम हो, एकदम से तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी, आज तुमने बोला आज ये कर लूंगा, आज वो करूंगा, आज यहां जाऊंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी, तो तुम्हारा बगल वाला क्या बोलेगा, भाई क्या हो गया तेरे को, पागल वागल हो गया क्या। तो बोलोगे नहीं यार आज मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, आज तो मेरे को मतलब दुनिया को फतह करना है, आज बिल्कुल मेरे को तूफानी करना है कुछ। लेकिन बगल वाला बोलेगा पागल हो गया आज। क्यों पागल? क्योंकि हाई एनर्जेटिक में आप अनस्टेबल हो, वही लो एनर्जी है तो सुस्त, एक जगह बैठे हुए लल्लू राम बन के, एक जगह बिल्कुल बैठे हुए सुस्त, तो फिर आपके अंदर स्टेबिलिटी है, मतलब ठीक है एनर्जी नहीं है लेकिन स्टेबल हो, आप एक जगह स्थिर हो बैठे हुए। तो जब एनर्जी बहुत होती है तो अनस्टेबल होते हैं, एनर्जी जब कम होती है तो हम स्टेबल होते हैं, यह अंतर होता है। वही मॉलिक्यूल के साथ है। अब मॉलिक्यूल्स में जो मेनली बॉन्ड एनर्जीज हैं, अब वो बॉन्ड एनर्जीज आती हैं तब जब आपको किसी बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, वो डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे, वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, वो डिपेंड करती है बॉन्ड की पोलैरिटी पे, वो डिपेंड करती है अगर मॉलिक्यूल कोई रेजोनेंस बना रहा है तो उस पे, वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग बना है। स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो वो हाइब्रिडाइजेशन भी बताता है, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये भी इससे भी पता चलता है। कैसे देखते हैं? पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। मतलब जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड देख रहे हो, अगर उन बॉन्ड के बीच, उन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बहुत बेकार इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे लोग अच्छे बॉन्ड बनाते हैं। ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट ईच अदर वाली बात है ना, बस वही कह लो। तो ये ऑपोजिट नेचर के, एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितना ये डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड अच्छा बनेगा और उतनी बॉन्ड एनर्जी फिर ज्यादा होगी। तो दिस इज HF में सबसे ज्यादा है तो HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, और HI में सबसे कम है तो उसका बॉन्ड सबसे वीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर किसी दो एटम में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 3 ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो वहां बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और इवन रेजोनेंस अगर बन जाता है तो कई बार बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आता है, जैसे बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, 2 कार्बन में हमेशा उसमें 1.5 बॉन्ड है। ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर 3/2 अगेन 1.5 है। कार्बोनेट में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर्स जो होते हैं बेसिकली वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन टू एटम्स में, और कहीं जगह पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो बॉन्ड ऑर्डर
फ्रैक्शंस में भी आते हैं, लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे दो एटम के बीच में उतनी उनके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, उतना स्ट्रांग बनेंगे वो, तो फिर बॉन्ड की एनर्जी उतनी अच्छी मानी जाएगी। मान लो मैंने तुम्हें एक हाथ से पकड़ा है, तो तुम्हारे और मेरे बीच में बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। इसको कोई भी एक हाथ पे मेरे मार देगा, टूट जाएगा, अपन दोनों अलग हो जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी कम है। लेकिन मान लो मैंने तुम्हें दोनों हाथ से पकड़ लिया, अब हमारे बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब थोड़ी सी मुश्किल जाएगी सामने वाले को ये तोड़ने के लिए, तो हमारे बीच में बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी। सिंगल बॉन्ड में देखो 79 किलो कैलोरी कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ दोगे, इसमें 143 किलो कैलोरी देनी पड़ेगी तब टूटेगा, डबल बॉन्ड है। इसमें 199 देनी पड़ेगी किलो कैलोरी एनर्जी, तब जाकर ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे भाई, इसका भी। ओके, नाउ एटॉमिक साइज, सिंपल सी बात है, अगर एटम पास पास रहेंगे दोनों तो बॉन्ड मजबूत बनेगा। मान लो तुम्हारी सोसाइटी में एक दोस्त है और एक और दोस्त है तुम्हारा दुबई में बैठा हुआ है। दुबई में तो ऐसे भाई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मान लो दोस्त बैठा हुआ है। अब किससे तुम्हारी दोस्ती अच्छी, किससे बॉन्डिंग अच्छी होगी? सोसाइटी में रहने वाला जो रोज मिलता है, या दुबई में रहने वाला जो 6 महीने में एक आध बार मिलता है? जनरली सोसाइटी में रहने वाला अच्छा दोस्त होगा। क्यों? क्योंकि वो रोज मिलता है, रोज उससे बॉन्डिंग बनती है, रोज उससे बातें होती है। वो दोस्त जो दुबई में बैठा है 6 महीने में एक बार मिलता है, दूर है वो, तो दूर है तो बॉन्डिंग बेकार है। अब जो एटम पास पास होंगे उनमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा। पास पास सर कौन से एटम होंगे? जिनका एटॉमिक साइज छोटा होगा, क्योंकि बॉन्ड आते हैं एटम्स के ओवरलैपिंग से। अगर ओवरलैपिंग कर दी तो वो बॉन्ड पास पास आ गए, और पास पास जितने छोटे एटम्स रहेंगे, जितने छोटे ऑर्बिटल्स रहेंगे उनके, उतने पास पास रहेंगे, उतना बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। तो यहां पर एटॉमिक साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी। छोटा एटम का साइज, हाइयर बॉन्ड एनर्जी। इसलिए तुम देखोगे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन सबसे स्ट्रांग है, बिकॉज नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज कार्बन से छोटा है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो कार्बन से छोटा है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आगे, एक्सेप्शन इन केस ऑफ हैलोजन ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। हैलोजन के केस में एक्सेप्शन है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग देन, फिर उसके बाद ब्रोमीन ब्रोमीन, फिर आता है फ्लोरीन फ्लोरीन, जबकि फ्लोरीन का जो साइज है सबसे छोटा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं इसी का वेट कर रहा था। ठीक है, तो फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा है। क्यों फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है? क्योंकि फ्लोरीन सबसे पहले आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, सबसे छोटा है। तो फिर इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि उनके छोटे एटम ऑर्बिटल्स में, छोटे एटम होने की वजह से उनके ऑर्बिटल्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से फ्लोरीन छोटे एटम होने के बाद भी एक दूरी मेंटेन कर लेते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स महसूस करते हैं, जिससे बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाती है। और बॉन्ड की लंबाई बढ़ गई तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज बॉन्ड एनर्जी। तो ये आपको मिलता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वही चीज है, उसी का रीजन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है फ्लोरीन पर। ठीक है, अदर एग्जांपल्स भी यही है जो आपके बॉन्ड एनर्जी के हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ बॉन्ड पोलैरिटी का कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आप समझ सकते हो। जितना पोलार होगा, मतलब जितना पॉजिटिव आयन पॉजिटिव हो और जितना नेगेटिव आयन नेगेटिव हो, जितना ये पोलार चीजें होंगी, जितना ये डिफरेंस होगा नेचर में, उतना अच्छा बॉन्ड होगा। जैसे हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी रिलेटिवली पोलार हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो जितना बड़ा प्लस और जितना बड़ा माइनस उतना डिफरेंस, और उतने डिफरेंस अच्छे दोस्त होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर अच्छा होगा और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहां पर HF, HCl, HBr, HI में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF में है, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में उतना नहीं है जितना आपको HF में मिलेगा। ये चीज होगी। रेजोनेंस की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। अगर किसी में रेजोनेंस आता है तो उसमें पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर्स आने लगते हैं, उसमें पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर्स आने लगते हैं। और पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वहां पर आप बॉन्ड एनर्जी अच्छी मानोगे। सो यू विल कंसिडर कि इनके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। सो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ रेजोनेंस कैरेक्टर। देन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में बता दूं, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में उतनी बॉन्ड एनर्जी अच्छी होगी। जैसे एस कैरेक्टर कैसे निकलेगा, मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो दो ऑर्बिटल है, तो जिसमें से एक ऑर्बिटल एस का है तो एस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 50%, ठीक है। लेकिन sp2 हो गया तो तीन ऑर्बिटल में से एक एस है तो इसमें कंट्रीब्यूशन हो गया कितना 33.3%। sp3 हो गया तो टोटल ऑर्बिटल 4 है जिसमें से s1 है तो 1/4 इंटू 100 कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 25%। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना अच्छी बॉन्ड एनर्जी होगी। मतलब sp का हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होगा उसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, उससे कम sp2, उससे कम sp3, उससे कम sp3d। sp3d में तो 25% कुछ एनर्जी होगी, उससे कम sp3d2, उससे कम sp3d3। तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि एस कैरेक्टर आगे चलकर कम होगा। तो यहां पर देखो एस कैरेक्टर की ये बात है। एंड देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर भैया रिपल्शन लाते हैं, हर बार बात करिए। लोन पेयर क्या लाते हैं अपने साथ, लोन पेयर लाते हैं रिपल्शंस। रिपल्शंस लाएंगे तो वो बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि जो एनर्जी, जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो खत्म करेंगे। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने कम लोन पेयर होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड उतना स्टेबल बनेगा। मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं है ये बॉन्ड की एनर्जी है, मजबूती का ये प्रमाण है। कई लोग ये बस सर आपने भी बोला था एनर्जी ज्यादा होगी तो वो पागल होंगे और लोन पेयर पागल करते, तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतने पागल होंगे, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं, ये बॉन्ड की एनर्जी मतलब तुम तोड़ने में जो मेहनत लगो। और स्टेबल बॉन्ड है, अगर स्टेबल बॉन्ड है तो मतलब वो टूटेगा नहीं, अनस्टेबल टूट जाएगा जल्दी। तो ये स्टेबल है भाई, और ये तब स्टेबल होगा जब लोन पेयर कम होंगे, तो लोन पेयर कम होने चाहिए उसके लिए। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये है बॉन्ड पैरामीटर्स। जल्दी से अपन स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे लेकिन पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, चलते हैं आगे। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको ध्यान देने, वो ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओवरलैपिंग के भी। मतलब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग हुई ऑर्बिटल्स की उतने अच्छे से उनके बीच में बॉन्ड बनेगा और उसको बॉन्ड को तोड़ने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ये डिस्कस कर चुके। बड़े एटम का साइज होगा तो उसमें बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा, दूर दूर रहेंगे एटम्स, और दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। सोसाइटी में जो दोस्त पास रहता है वो यह बात याद रखना, वो जितना पास रहेगा उतना उससे बॉन्डिंग अच्छी होगी। इफ ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम शेल, अगर सेम शेल के हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। मतलब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी सेम शेल में उतने अच्छे बॉन्ड बनेंगे। जैसे मैं बताता हूं, 2p और 2p की ओवरलैपिंग एकदम एक्सिस पर होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, क्योंकि इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाती है। ये हेड ऑन टकराते हैं और हेड ऑन ओवरलैपिंग कर देते हैं, ये अच्छी होती है। ऐसे में स्टेबल बॉन्ड बनता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। 2s और 2p भी एक्सियल करेंगे क्योंकि s तो सिमेट्रिकल है ना पूरे टाइम, तो वो भी हेड ऑन करेगा 2p के साथ। 2p मतलब डंबल, और डंबल के साथ स्फीयर हेड ऑन करेगा, न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी, अच्छी है। लेकिन हाँ 2p 2p से कम है 2s 2p की, और सबसे उससे कम 2s 2s की है। यहां पर भी एक्सियल होगी, यहां पर भी अच्छी होगी, लेकिन इन दोनों से कम होगी। और सबसे बेकार होगी 2p और 2p की दूसरी ऑर्बिटल, जो कि ऐसे वाले लेटरल ओवरलैपिंग वाले। तो जो कोलैटरल ओवरलैपिंग वाले, उनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, तो ये कमजोर बॉन्ड होंगे। ये पाई बनाते हैं, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये पाई बनाते हैं, ये तीनों सिग्मा बनाएंगे एक्सियल वाले। और वी ऑलवेज नो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन
पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है किससे? पाई बॉन्ड से। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखें सिर्फ पाई बॉन्ड की, तो 2p और 2p का पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। 2p पाई और 3d का, मतलब 2p और 3d का जो पाई बनेगा वो थोड़ा कमजोर होगा। किससे कमजोर होगा? 2p और 2p से। 2p का 3p से, उससे भी कमजोर होगा। 2p 3d ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 2p 3p के मुकाबले। 2p 3d इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 2p 3p, एंड देन 3p 3p सबसे कमजोर होगा क्योंकि वो थर्ड शेल में चला गया और दूर हो गया। तो ये चीज होगी आपकी किसकी? बॉन्ड ऑर्डर की। पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी देख ली और सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी देख ली। ये इंपॉर्टेंट नोट थे, कॉपी करेंगे जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे बच्चों। ओके नाउ अब आते हैं भैया क्वेश्चन वाले पार्ट पर, क्योंकि यहां तक अपन ने क्या देख लिया? यहां पर अपन ने पूरे तरीके से देख लिया है पूरी थ्योरी 12 मार्क्स को पक्के करने की, पूरी थ्योरी जिसमें आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बस आपको ये ट्रेंड समझना है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक बॉन्ड ऑर्डर और मैं बता देता हूं जिस पर क्वेश्चन आता है, एमओटी वहां पर कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ यही पूछते हैं एमओटी से कि बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बस आपको ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, वेयर एनबी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एन ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आएगा। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर से। सो दिस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है? जितना अच्छा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी अच्छी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। क्लियर? ये एमओटी से बस इतना आता है। अब अगर अपन क्वेश्चन पर आए तो पहला क्वेश्चन ये कहता है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसके बीच में होगा? नाइट्रोजन के साथ में। ये सभी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें तुम एक काम करो, तुम सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तुमको हाइब्रिडाइजेशन से समझ में आ जाएगा क्या होगा। याद रखना जितना हाइब्रिडाइजेशन कम होगा मतलब उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कम है, और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कम होंगे एंगल उतना ज्यादा होगा। ठीक है? या ये कह लो, इसके लिए ट्रिक है ये कि बॉन्ड एंगल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े थे VSEPR में तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ी थी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ी थी तो बॉन्ड एंगल नहीं देख रहे थे कम हो रहा था। 180 से शुरू किए थे और वो पेंटागन में तो 72 तक आ गए थे, तो बॉन्ड एंगल कम ही हुआ था क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बड़े थे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम देखो NO2 में देख लो, NO2 प्लस में अंतर कुछ नहीं है, सब में नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वैल्यू क्या होती है? 1/2 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में कितने होंगे? 5। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो ऑक्सीजन की काउंटिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम है, जबकि वहां पर जो प्लस करना था वो मोनोवैलेंट एटम्स की संख्या करना था और प्लस माइनस चार्ज करना था। तो प्लस चार्ज है तो माइनस कर दो, तो 5 - 1 इज 4, 4/2 इज 2, तो यहां पर 2 जो 4/2 2, तो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 2 एंड दैट्स मेक द हाइब्रिडाइजेशन sp। इट मेक्स द हाइब्रिडाइजेशन sp NO2 प्लस में। ये पहला हो गया NO2 प्लस। दूसरा देख लेते हैं NO3 माइनस में। अब यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता कर लेते हैं, तो HO इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितने? 5। O को तो छोड़ दो, -1 है तो +1 कर दो, और ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6/2 इज 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है? NO2 के बारे में देखते हैं। NO2 इज क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल
1/2 और ये हो गया 5 और ये 5/2 तो अप्रोक्सीमेटली 2.5। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका तो 2.5 आ गया, बट हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, क्योंकि वो जो आधा बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड है भाई, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और NO2 माइनस में अगेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या देखें तो 1/2, 5 -1 है तो +1 होगा, और ये भी कितना होगा 6/2 दैट इज 3 sp2। तो इसका मतलब सबसे कम किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल से 2 sp, तो इसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा 180 डिग्री। बाकी सब sp2 है 120 डिग्री पर होंगे, लेकिन ये 180 डिग्री होगा। तो NO2 प्लस ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई। ये जो ए ऑप्शन हो गया वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये पहले वाले का करेक्ट आंसर है जो अपन को देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। ओके, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पता है किसे कहते हैं? जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। और आइसो स्ट्रक्चरल उन्हें कहते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर सेम हो, शेप सेम हो। तो हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां जितने भी मॉलिक्यूल से देख लेते हैं, एक है मेरे पास SO3 2-, एक है NO3-, एक है ClO3-, एक है मेरे पास CO3 2-। बस ये चार ही हैं, तो SO3 2-, ClO3-, और चौथा मैं यहां लिख देता हूं CO3 2-। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। एक ही चीज करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? 1/2 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम में सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और -2 का चार्ज है तो +2, 6 + 2 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। ऑक्सीजन नहीं करना क्योंकि मोनोवेलेंट एटम नहीं है, डाइवेलेंट है। कितने हो गए? 4 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपकी यहां पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। NO3- देख लेते हैं, NO3 में कितने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 1/2 ऑफ 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, और 3 हो गया तो ये भी sp2 हो गया, ये sp2 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल दूंगा मैं अभी। ClO3- में देख लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? Cl इज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स +1, तो इसके भी 4 हो गए, सो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 4। और CO3- 2 में कार्बन इज हैविंग 4, तो 1/2 इज इक्वल इनटू 4 + 2, तो ये कितना हो गया 6, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो सब में। SO सल्फर में कितने एटॉमिक नंबर जितने सबको ऐड करते हुए चलो, एटॉमिक नंबर 16, और 16 के बाद 3 और ऑक्सीजन से, मतलब 8 8 8 8 3 24, और 16 40, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इट हैज 42 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देख लो, इसमें नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 24, 24 और 7 31, और ये 32 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 32, इसमें क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 24, 17 और 24 और एक और जोड़ दो क्योंकि -1 भी है, तो 17 और 1 18 कर दो, 18 और 24 32, 32 और 10 42, इसमें 42 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 42 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें गिन लो इलेक्ट्रॉन्स कितने, कार्बन कितने 6, और 6 के बाद ऑक्सीजन के 24, 24 और 6 30, और 2 इसमें 32। अब तुम देख लो, क्लियर दिख रहा है, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स और 3 हाइब्रिडाइजेशन, 32 इलेक्ट्रॉन्स और 3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब NO3- और CO3 2- एक है, तो NO3- और CO3 2- का पेयर नहीं दिया। दूसरा 42 और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 42 और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो SO3 2- और ClO3-,
SO3 2 माइनस और ClO3 माइनस। क्लियर मिल गया हमें आंसर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर मिल गया हमें आंसर भैया कि हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। क्लियर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो दिस इज योर बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन करते हुए चलने सिंपल आंसर निकलेंगे। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को निकालने का फॉर्मूला आपको पता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्कोर करने से नहीं रोक सकती। ये 12 मार्क्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरे 12 मार्क्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चले। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्पीशीज आइसोस्ट्रक्चरल पेयर की नहीं है। उल्टा क्वेश्चन करना है, तो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर की नहीं है। एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर सबके। NH3 सबको पता है, इट्स पिरामिडल। नाइट्रोजन यहां होगा, लोन पेयर यहां होगा, यहां लोन पेयर होगा भाई, 3 बॉन्ड एक पिरामिड जैसा। तो NH3 इज पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। PH3 निकाल लेते हैं। तो PH3 वैसे ही है, सेम कंसेप्ट है। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो गई। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ही फैमिली के हैं, 100%। बॉन्ड एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बाकी सेम है। तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल है, ये नहीं हो सकता। HCF4 एंड HCO4, HCF4 की अगर हम बात करें तो जेनॉन सेंटर पे और 8 में से 4 तो बॉन्ड बना रहे हैं। तो वो 4 बॉन्ड अगर हैं तो इक्वेटर पर, और 2 लोन पेयर हैं क्योंकि जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। जबकि इसको देखेंगे HCO4 को, तो जेनॉन टेट्राऑक्साइड कैसे होगा? जेनॉन यहां सेंटर पे, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? जेनॉन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां पर आपके पास 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो यहां ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ये स्क्वायर प्लेनर। हमारा आंसर हमें मिल चुका है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी आ रही है HCO4 की, और ऊपर वाले की स्क्वायर प्लेनर, मतलब शेप, नॉट ज्योमेट्री, सॉरी, शेप। तो शेप दोनों का क्या है? अलग है। और जिसके शेप अलग है, मतलब जिसके बेसिक स्ट्रक्चर्स अलग है, आप उनको क्या बोलोगे? नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो हमारा ये आंसर आ चुका है भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर। हालांकि अगर तुम आगे देखो तो आगे कौन है? SiCl4 टेट्राहेड्रल 100%। SiCl4 यहां देखोगे टेट्राहेड्रल, बीच में SiCl, और कौन था उसके साथ? सॉरी, और कौन था उसके साथ? PCl4। तो 100% PCl4 इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयन आएगा। तो क्लोरीन 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 क्लोरीन, और ये एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये PCl4 भी 100% क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहां से। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो PCl3 में एक लोन पेयर दिखता है, वो लोन पेयर चौथे क्लोरीन को आप डोनेट कर दो, तो यहां पर आपका PCl4 बनेगा। दोनों जो होंगे टेट्राहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। और डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड भी टेट्राहेड्रल है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि वहीं पर आपको आइसोस्ट्रक्चरल नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, शेप सेम देखने को नहीं मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। अरे लल्लू क्वेश्चन, VSEPR का करेक्ट ऑर्डर हमें प्रिडिक्ट करना है। कौन सा रिपल्शन सबसे तेज था? लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन सबसे तेज, उससे कम कमजोर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कमजोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये ऑर्डर फॉलो होता है, ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पहला तो हो ही नहीं सकता। लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर उससे भी कम। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया।
ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं हो सकता, बॉन्ड पेयर नहीं, बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? वीएससीपीआर थ्योरी का ये मैंने लिखवाया भी है थ्योरी में, और यही पॉइंट है जो हमको समझना है। तो ये आपका रिपल्शन हो गया जो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? चले, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड नाउ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द मॉलिक्यूल्स CH4, NH3 and H2O, which of the given statement is false? आपको ये बताना है CH4, NH3 और H2O में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। The HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन HN। अब देखो ये क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल्स की बात की गई है जहां तक मैं ऑप्शंस देख रहा हूं। तो एक काम करते हैं, पहले ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होगा स्टेटमेंट पढ़ने से। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल सबके बनाने पड़ेंगे। तो जल्दी से बना लेते हैं, मीथेन के, अमोनिया के और वाटर के, मीथेन के, अमोनिया के और वाटर के। तो पहला मैं केस ले रहा हूं किसका, मीथेन का, कोई डाउट ही नहीं है। CH4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन देखो यहां पर, यहां लिख रहा हूं CH4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, एंड जो बॉन्ड एंगल है मेनली जिस पर क्वेश्चन पूछा है वही लिख देते हैं सिर्फ। तो बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109.4 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखो इधर, दूसरा कौन था, दूसरा यहां पर कौन था हमारे पास, NH3, दूसरा NH3 था। तो NH3 देख लो भाई, अमोनिया, ये नाइट्रोजन, पिरामिड शेप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर एक लोन पेयर। हालांकि अगेन अभी भी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री पूछोगे तो टेट्राहेड्रल है, शेप होगा पिरामिडल, दोनों बातें लिख देता हूं, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप या स्ट्रक्चर इज पिरामिडल, क्योंकि ऊपर का लोन पेयर तो लोन पेयर है ना, बॉन्ड बनाएंगे शेप तो ये पिरामिडल। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें, बॉन्ड एंगल यहां पर बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर रिपल्शन बढ़ेगा। पहले यहां बॉन्ड था तो बॉन्ड एंगल सब सेम थे, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ये पास आ जाएंगे, और ये पास आ गए तो ये एंगल होता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। ठीक है, 107 डिग्री। और थर्ड वाला क्या है हमारे पास, वाटर है ना, थर्ड वाला कौन है, वाटर। यस, वाटर की कहानी, ऑक्सीजन, ये दो और ये दो, एक्चुअली ये दोनों बॉन्ड 180 पर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये लोन पेयर के साथ हो गई, ये रिपेल करेंगे जिससे ये इसको फर्दर रिपल्शन देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और ये पास आएंगे, तो बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का हो जाएगा और कम। तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, शेप इसका बेंट शेप हो गया या वी शेप कह लो, शेप इसका बेंट शेप हो गया। और बॉन्ड एंगल, टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे इसमें, बॉन्ड एंगल इज 104.3 डिग्री समथिंग, 104.3 डिग्री, सबसे कम। ये अभी तक मैंने क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं पढ़े, ये मैंने पूरा एनालिसिस करके निकाल लिया क्या क्या चीजें हैं। अब मैं ऑप्शंस पे पढ़ता हूं। द CH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन दैट दी इन HNH बॉन्ड। हाँ, क्योंकि HCH में कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, और अमोनिया में कितना है 107 डिग्री। तो ये तो सही बात है। अच्छा, सही बात है मतलब हमें गलत बात निकालनी है। ठीक है, हमारा ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें फॉल्स स्टेटमेंट की तलाश है। द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 and the HOH bond angle in H2O are all greater than 100 or are all greater than 90 degree. Yes, तीनों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तीनों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। देख लो 104, 107, 109, चारों ज्यादा है। मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रू
and hence cannot be our correct answer. The HOH bond angle in H2 is larger than HCH बॉन्ड एंगल। बिल्कुल नहीं, सबसे छोटा बॉन्ड यही है 104 डिग्री का, और सबसे बड़ा बॉन्ड यही है 109 डिग्री का। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। तो मिल गया भाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। द HOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज स्मॉलर देन दी HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन दी HN। नहीं है भाई, HOH जो है वो कितना डिग्री है 104, वो बड़ा है, और जबकि HNH वाला जो है वो कितना है 107 डिग्री। ठीक है ना, मतलब HOH इज नॉट इज स्मॉलर देन दी HNH। हाँ, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है इन द केस, क्योंकि HOH का बॉन्ड एंगल कितना 104 और HNH का कितना 107। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि यहां पर इट इज स्मॉल इन H2O में एज कंपेयर टू NH3। लेकिन ये सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो गलत स्टेटमेंट की तलाश है। तो ये ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर नहीं। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है, हमारा आंसर हमें मिल गया है, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इस क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर ने पूरा डिस्कशन किया, पूरा बायोडेटा लिखा है, पूरी जन्म कुंडली लिखी है 3 मॉलिक्यूल्स की यहां पर। सो बच्चों, यहां पर हमारा कंक्लूड होता है ये 12 मार्क्स पक्के वाला सेशन। और मैं पूरी गारंटी से कहता हूं, उम्मीद की बात नहीं करता, मैं ये नहीं बोलता कि आ सकता है कि शायद आएगा, मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो में आपके नीट के 12 मार्क्स छुपे हुए हैं कहीं। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ी है, अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्विंग किया है, तो सीधे सीधे आपके 12 मार्क्स इस वीडियो से आएंगे नीट के एग्जाम में। और सिर्फ मॉलिक्यूल बदल सकता है, कुछ ज्योमेट्री बदल सकती है, कुछ एंगल चेंज हो, लेकिन कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, चाहे VSEPR हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने की जो मेथड्स हैं 2 उसकी बात हो, चाहे MOT हो, यहां बॉन्ड ऑर्डर की जितनी बात की, वो सब कुछ सेम रहेगा। बस वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स कुछ हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की ये पूछा जाएगा, ये कंफर्म बात है। किस मॉलिक्यूल का पूछा जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन 100% ये पूछा जाएगा, ये गारंटी के साथ कह सकते। तो उम्मीद करते हैं आपके 12 मार्क्स पूरे आप मुट्ठी में जेब में रखकर लेकर आओगे नीट के एग्जाम में इस बार, और आग लगा कर आओगे। तो ऐसे ही बहुत सारे सेशंस मैं लेकर आऊंगा, दमदार सेशंस, जो नीट ओरिएंटेड सेशंस होंगे, नीट स्पेसिफिक सेशंस होंगे अपने प्यारे बच्चों के लिए, ताकि नीट में वो आग लगा कर आए और फोड़ कर आए। तो सभी बच्चे बस सब्सक्राइब करें चैनल को, जिसका नाम है नीट गुरुकुल, क्योंकि जितने भी गुरु हैं नीट के वो सब कूल है, और तुम्हारे को भी कूल रखना है, तुम्हारे दिमाग को भी हमें कूल रखना है। हम चाहते हैं तुम भी कूल कंपोज रहो, क्योंकि जितना कूल कंपोज रहोगे तो वो फिर MSD जैसी कहानियां बनती हैं। तो इसीलिए बिल्कुल शांत और बिल्कुल अपनी तैयारी में जुटकर अपने को काम करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस सेशन को और चैनल के लिंक को प्रमोट करना है। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, कोचिंग के, सोसाइटी के, स्कूल के, जितने भी दोस्त यार जहां पर है, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए तुमने, टेलीग्राम चैनल जितने बनाए, सब पर जाकर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, और चैनल को, आपके ही फेवरेट चैनल नीट गुरुकुल को शेयर करें। तो मिलते हैं तब तक, अगले सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जरूरी जो डाउट्स आए वो पूछते रहें, कमेंट जरूर हम पढ़ते हैं, कमेंट पर जरूर अपना फीडबैक देते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक thank you so much for watching us. Stay tuned and stay connected. Thank you all students. Tata, bye bye. Take care. Thank you all.